हम लोग कवर कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स 2026 वार्षिकांक और 1 अप्रैल 2026 तक के अपडेट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इस क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। ठीक है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ हुई है? मुंबई में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला वो कौन बना है? तो राजस्थान का अलवर। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है? राजस्थान का अलवर। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुनेत्रा पवार बनी है। ओके, चलिए अगला देखिए। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली एम्स में। भारत का जो पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत है ये दिल्ली एम्स में की गई। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गोवा बना। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला छत्तीसगढ़ का धमतरी। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत का जो पहला मोनोपोज क्लिनिक इसकी शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? केरल के वायनाड में। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत केरल के वायनाड में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई? मुंबई में। भारत का जो पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत है मुंबई में। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है मालदीव। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बना। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? स्वीडन बना है। नेक्स्ट है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बना? हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बना है हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? दीपिका पादुकोण। भारत की जो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है दीपिका पादुकोण बनी। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। भारत की जो पहली चीता सफारी की शुरुआत है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में की गई। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? चंडीगढ़ बना। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ का बालोद। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? छत्तीसगढ़ का बालोद। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा बना। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कौन बना? गोवा बना है। चलिए नेक्स्ट है। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, ये एक वायरस है। AI जनरेटेड जीनोम जो है यह एक वायरस है
तो दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम को किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। ठीक है, तो दुनिया का जो पहला एआई जनरेटेड जीनोम जो कि एक वायरस है, इसको किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कहाँ? अपोलो एथेन, ये नई दिल्ली में खुला। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, ये नई दिल्ली में खुला है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कौन बना? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कौन बना? यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो कॉलेज है एम्स, दिल्ली एम्स। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति कौन? अल्बानिया ने किया। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला का नियुक्ति किसने किया? अल्बानिया ने। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया है नई दिल्ली। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी है। भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। ठीक है, कौन बना है? केरल बना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क बन गया असम में। जो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क है, ये असम में बना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक बना हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। जो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बना? केरल में बना। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? सागरमाला वित्त निगम। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है सागरमाला वित्त निगम। कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। भारत का जो पहला ग्रीन डेटा सेंटर बन गया है गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप यशस्वी सोलंकी बनी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन बना? हात्सुशिमा स्टेशन जापान का। विश्व का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन बना? तो जापान का हात्सुशिमा स्टेशन। जापान का हात्सुशिमा स्टेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? छोंजिंग आंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है छोंजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बन गया है अयोध्या। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात। पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। और दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन बना? बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र बन गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। गांव स्तर पर ध्यान दीजिएगा, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ठीक है, और दूसरा कौन बन गया? गुजरात। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बना। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन बनी? तियानशान सोंगली सुरंग, चाइना का तियानशान सोंगली सुरंग। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन बना है? चाइना का तियानशान सोंगली सुरंग बना। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का मसाली। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है गुजरात का मसाली। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे 2024 से 26 में हुए, 24 से 26 तक हुए सब प्रमुख समझौता ज्ञापन। ओके, तो देखिए पहला यहाँ पर देख सकते हैं, आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता किया है भारत और नेपाल ने। ठीक है, आधार केंद्रों को, ठीक है किसको? तो आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता किया है भारत और नेपाल ने। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है UIDAI और गूगल ने। ठीक है, वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है UIDAI और गूगल ने। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है तो BEL और सैफ्रॉन, भारत की एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL, और फ्रांस की एक कंपनी है सैफ्रॉन। तो भारत के BEL और फ्रांस के सैफ्रॉन ने हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए किसने समझौता किया? तो भारत के BEL और फ्रांस के सैफ्रॉन ने समझौता किया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता किया है भारत और ओमान ने। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता किसने किया है? भारत और ओमान। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता किया है भारत और ओमान ने। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है तेलंगाना और UAE। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है तेलंगाना और UAE ने। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया भारत और जर्मनी ने। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया है भारत और जर्मनी ने। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता किसने किया है? भारत और जर्मनी ने। डाक एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है भारत और जर्मनी। तो भारत और जर्मनी ने दो चीज़ में, एक तो अप्रवासन सुरक्षा और, इसको रीड करते हैं, देखिए अब फिर से इसको हाईलाइट करते हैं। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और जर्मनी, और फिर डाक एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता भारत और जर्मनी। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको। फिर दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है भारत और लाइबेरिया ने। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है भारत और लाइबेरिया। ठीक है, उसके बाद आप फिर देखिए, साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन। तो साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किसने किया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन ने। उसके बाद रेलोस समझौता। ठीक है, रेलोस का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान। ठीक है, तो रेलोस समझौता ये भारत और रूस के बीच हुआ है। रेलोस समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच हुआ है। ठीक है, व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया है MSDE और ओडोडेस्क ने। ठीक है, व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया है MSDE और ओडोडेस्क ने। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, ऊपर करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे याद रखना आपको, सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IIS बेंगलुरु और पंजाब ने समझौता किया। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IIS बेंगलुरु और पंजाब ने समझौता किया। फिर संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान ने समझौता किया। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किसने समझौता किया? भारत और जापान ने। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए भारत और मोरक्को ने समझौता किया। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए भारत और मोरक्को ने समझौता किया। निवेश को बढ़ावा देने के
देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल ने समझौता किया है। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल ने समझौता किया है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL ने समझौता किया है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किसने किया है? ऑयल इंडिया और HCL। ऑयल इंडिया और HCL ने, किसने? ऑयल इंडिया और HCL ने। इसके अलावा आपको याद रखना है सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस ने समझौता किया। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस ने समझौता किया। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता किया। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता किया। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर ने समझौता किया। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर ने समझौता किया। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव ने समझौता किया है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव ने समझौता किया। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया ने समझौता किया। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया ने समझौता किया। ठीक है, भारत और नामीबिया ने समझौता किया है। चलिए, पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया भारत और दक्षिण अफ्रीका ने। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? भारत और दक्षिण अफ्रीका ने। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे ने समझौता किया। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए समझौता किया है भारत और नॉर्वे ने। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क ने समझौता किया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और डेनमार्क ने समझौता किया। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली ने समझौता किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली ने समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली ने समझौता किया। याद रखना है आपको, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली ने समझौता किया। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किसने समझौता किया? भारत और चिली ने। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने समझौता किया है। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने समझौता किया है। ठीक है, लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया। भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया ने किया है। डिप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास ने समझौता किया। डिप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास ने समझौता किया। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने समझौता किया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने समझौता किया। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2025-26। ठीक है, चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो पहला हमारा जो ऐप और पोर्टल है सी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल, तो इसको जारी किसने किया है? सी बॉक्स पोर्टल को, एक सेकेंड थोड़ा सा कम जूमिंग में रखते हैं इसको। चलिए, तो पहला देखिए, पहला हमारा पोर्टल है सी बॉक्स पोर्टल। इसको जारी किया है किसने? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। सी बॉक्स पोर्टल किसने जारी किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए जारी किसने किया है सी बॉक्स पोर्टल को? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। उसके बाद है भारत विस्तार ऐप, ये जारी किया है भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारत विस्तार ऐप किसने जारी किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उद्देश्य है किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देना।
ठीक है। इस भारत विस्तार ऐप का पर्पस है किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देना। चलिए अगला है गृह लक्ष्मी पोर्टल। ठीक है, अगला है हमारा गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल को जारी किया है कर्नाटक सरकार। गृह लक्ष्मी पोर्टल जारी किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। और उद्देश्य महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए, महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। अगला है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग। ठीक है, संचार साथी ऐप को लॉन्च किया है, जारी किया है दूरसंचार विभाग। और पर्पस क्या है इसका? तो मोबाइल विकास में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता और वेरीफाई करने के लिए, वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। तो संचार साथी ऐप इसका पर्पस है मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगला है सुजलम भारत ऐप। सुजलम भारत ऐप इसको जारी किया जल शक्ति मंत्रालय ने। सुजलम भारत ऐप को जारी किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करें, प्रतिबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो सुजलम भारत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और उसको बेहतर बनाने के लिए ये सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है सुजलम भारत ऐप? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार ने। कायका सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देना। ठीक है, कायका सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देना। फिर है माई भारत ऐप। माई भारत ऐप इसका जारी किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। माई भारत ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, और इसका पर्पस है युवा नेताओं और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना। युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना। फिर है नेवर अलोन ऐप। ये दिल्ली एम्स ने जारी किया है। नेवर अलोन ऐप किसने? एम्स दिल्ली एम्स ने। और नेवर अलोन ऐप का पर्पस है छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। फिर है PM सेतु पोर्टल। PM सेतु पोर्टल का उद्देश्य है इसको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और इसका पर्पस है भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे ITI का आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक है, भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का आधुनिकीकरण करने के लिए ये PM सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। ठीक है, कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। और इसका उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास खरीदना। ठीक है, फिर समीर 2.0 इसको लॉन्च करने वाले कौन है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, समीर 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देना। समीर 2.0 ऐप का उद्देश्य क्या है? देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देना। और लॉन्च किसने किया इसको? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गज रक्षक ऐप। लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटना। गज रक्षक ऐप का उद्देश्य क्या है? तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटना। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश की समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करना। और इसको लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ज्ञान भारतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय। और उद्देश्य है देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करना। चलिए अगला है ECI नेट ऐप। ECI नेट ऐप इसको जारी किया है भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने। और इसका उद्देश्य भारत के आंकड़े, मतदान के आंकड़े तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल। ये संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने इसको जारी किया है। और इसका उद्देश्य है UPSC में चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC में चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु ये लॉन्च किया गया है UPSC के द्वारा। अगला है सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप ये लॉन्च किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाना। सुजलाम भारत ऐप इसका उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाना।
अगला है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। और प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य क्या है? विनियामक क्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाना। प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाना। और इसको प्रवाह पोर्टल लॉन्च किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल को जारी किया है केंद्र सरकार ने। उम्मीद पोर्टल को जारी किसने किया है? केंद्र सरकार। और उम्मीद पोर्टल का जो उद्देश्य है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। ठीक है, देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अगला है संचेत ऐप। संचेत ऐप को जारी किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। और इसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए है। जो संचेत ऐप है इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। संचेत ऐप को लॉन्च किसने किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला है AI चैटबॉट सारथी। AI चैटबॉट सारथी इसको लॉन्च किया हरियाणा सरकार। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है हरियाणा सरकार और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ई-सेहत ऐप। ई-सेहत ऐप इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने। ई-सेहत ऐप को किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्वास्थ्य विभाग ने। और इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाना। ई-सेहत ऐप का उद्देश्य क्या है? राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाना। नेक्स्ट राइज ऐप। राइज ऐप की अगर बात करेंगे तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और राइज ऐप का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाना। राइज ऐप का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के नियमित टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन को बेहतर बनाना। बच्चों में जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो उसको बेहतर बनाना। अगला है स्वारेल ऐप। स्वारेल ऐप की बात करेंगे, इसको भारतीय रेल ने लॉन्च किया है। स्वारेल ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय रेल ने। और स्वारेल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। स्वारेल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और निर्बाध यात्रा, इसके लिए इस ऐप को भारतीय रेल ने लॉन्च किया। फिर RBI डाटा पोर्टल। RBI डाटा पोर्टल इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुँच प्रदान करने के लिए। फिर अगला है हमारा मित्र पोर्टल। मित्र पोर्टल इसको सेबी ने लॉन्च किया। मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। मित्र पोर्टल के माध्यम से जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फिर सम्मान संजीवनी ऐप। सम्मान संजीवनी ऐप इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। सम्मान संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने। और सम्मान संजीवनी ऐप इसका उद्देश्य क्या है? तो सम्मान संजीवनी ऐप इसका उद्देश्य है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करना। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करना। अगला है भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल इसको लॉन्च किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है गृहमंत्री अमित शाह ने और इसका उद्देश्य है भगोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है। भारत पोल पोर्टल ये CBI का एक पोर्टल है, इसको जारी किया है अमित शाह ने और पर्पस क्या है? तो भगौड़ा को पकड़ना। फिर है स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल की बात करें तो उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। स्कैन पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ये स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया। स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है तो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है, अगला है एकलव्य पोर्टल। एकलव्य पोर्टल की बात करें तो इसको भारतीय सेना ने लॉन्च किया। एकलव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने। और एकलव्य पोर्टल का उद्देश्य है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। एकलव्य पोर्टल का उद्देश्य है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करना, इसका मेन उद्देश्य है और इसको भारतीय सेना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्न दर्पण पोर्टल। एक सेकंड ऊपर करते हैं थोड़ा। देखिए अगला है अन्न दर्पण पोर्टल। इसको लॉन्च किया है भारतीय खाद्य निगम ने। अन्न दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? भारतीय खाद्य निगम ने। और इसका उद्देश्य है अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना। ठीक है, अन्न दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना। नेक्स्ट है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप की बात करें तो इसका उद्देश्य है 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देना, और इसको भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है विजन पोर्टल। विजन पोर्टल की बात करें तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। और विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। सुगम ऐप की बात करें तो सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है। सुगम ऐप किसने जारी किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। और सुगम ऐप, इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। सुगम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। फिर है संकलन ऐप। संकलन ऐप, इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। संकलन ऐप को किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। और ये जो संकलन ऐप है, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। संकलन ऐप, इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के द्वारा लॉन्च किया गया, जारी किया गया। और ये जो है, ये नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। नेक्स्ट है OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। इसको लॉन्च किया है केरल सरकार। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया है केरल सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। तो पूछेगा कि बताओ भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सी स्पेस, जिसको केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जागृति ऐप की बात करें, इसको उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। जागृति ऐप की बात करें, इसको उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26। ओके, तो यहाँ पर पहला हमारा जो सैन्य अभ्यास है काकाडू 2026 अभ्यास, काकाडू 2026 अभ्यास। ये किन किन देशों के बीच होता है? तो आपको याद होना चाहिए, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका जो आयोजन है, ये आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो पूछेगा जो काकाडू 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। और ये थल सेना अभ्यास है। काकाडू 2026 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास। ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। फ्रीडम शील्ड 2026 का आयोजन जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। और कहाँ पर ये हुआ? अमेरिका में। तो फ्रीडम शील्ड 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? अमेरिका। किनके बीच? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट है सी ड्रैगन 2026। सी ड्रैगन 2026 की बात करें तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और आयोजन इसका गुआम के अमेरिका में हुआ। ड्रैगन 2026 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गुआम, अमेरिका के गुआम में। सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? अमेरिका के गुआम में। और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट है 11वां लामीतीये 2026। जो 11वां लामीतीये 2026 है, ये भारत और सेशल्स के बीच होता है और आयोजन इसका सेशल्स में हुआ, ठीक है। याद रखिए, जो 11वां जो लामीतीये 2026 है, इसके बारे में कैसे पूछेगा कि लामीतीये 2026 ये कौन से नंबर का था? तो आपको आंसर करना है 11वें नंबर का। लामीतीये 2026 कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का। लामीतीये 2026 किनके बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच। लामीतीये 2026 किनके बीच हुआ? भारत और सेशल्स के बीच। लामीतीये किसके बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच। और 2026 में जो ये 11वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? सेशल्स में हुआ। लामीतीये 2026 हुआ कहाँ पर? 2026 में। होता किसके बीच में? भारत और सेशल्स के बीच होता है और 11वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट 16वां ब्रज प्रहार 2026। 16वां ब्रज प्रहार 2026, ठीक है। तो ब्रज प्रहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है और ये 16वें नंबर का है 2026 में। और ये 16वां ब्रज प्रहार 2026 हुआ कहाँ पर? तो ये हिमाचल के बकलोह में हुआ है, ठीक है। याद रखिए, जो 16वां ब्रज प्रहार 2026 है, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। 16वां ब्रज प्रहार 2026 कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। 16वां ब्रज प्रहार 2026 कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धर्म गार्जियन 2026। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। ये 7वें नंबर का धर्म गार्जियन है और ये जो 7वां धर्म गार्जियन 2026 है, ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ। जो 7वां धर्म गार्जियन 2026,
इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया। ब्रज प्रहार 2026 16वें नंबर का कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। जो 16वां ब्रज प्रहार 2026 है कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है वायु शक्ति 2026। वायु शक्ति 2026 ये घरेलू अभ्यास है, IAF की सभी इकाइयों के बीच ये होता है। और ये जो वायु शक्ति 2026 है इसका आयोजन राजस्थान जैसलमेर पोखरन रेंज में हुआ। राजस्थान जैसलमेर पोखरन रेंज में। फिर वायु गार्जियन 2026। वायु गार्जियन 2026 ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वायु गार्जियन याद रखिए। एक आपका धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन पूछेगा तो याद रखना है भारत जापान, और वायु गार्जियन पूछेगा भारत थाईलैंड। वायु गार्जियन ध्यान रखिएगा किन के बीच होता है? धर्म गार्जियन भारत जापान, और वायु गार्जियन भारत थाईलैंड के बीच। वायु गार्जियन किसके बीच? भारत थाईलैंड के बीच। और वायु गार्जियन 2026 हुआ कहाँ पर है? तो ये थाईलैंड के कोराट में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है भारत थाईलैंड के कोराट में हुआ। और इसमें LCA, ठीक है, LCA तेजस और सुखोई 30 MK1 ने भाग लिया। इसमें किसने किसने भाग लिया? तो LCA तेजस और सुखोई 30 MK1 ने भाग लिया। इसमें हुआ कहाँ पे है ये वायु गार्जियन 2026? तो थाईलैंड के कोराट में। किन के बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच होता है। नेक्स्ट है 13वां मिलन अभ्यास 2026। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। जो ये आपका मिलन अभ्यास है ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और 13वां मिलन अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। 13वां मिलन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम। 13वां मिलन अभ्यास कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और इसमें INS विक्रांत ने भाग लिया। तो पूछेगा निम्नलिखित में से किस अभ्यास में INS विक्रांत ने भाग लिया? तो 4 अभ्यास के नाम आपको दे देगा और उसमें आपको बताना है। तो याद रखिए INS विक्रांत ने मिलन में भाग लिया है। जो 13वां मिलन अभ्यास 2026 उसमें INS विक्रांत ने भाग लिया। और सुखोई 30 MK1 और LCA तेजस इसने किस अभ्यास में भाग लिया? तो वायु गार्जियन में, जो थाईलैंड के कोराट में हुआ वायु गार्जियन 2026 उसमें भाग लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13वां मिलन हो गया जो कि विशाखापट्टनम में हुआ। अब है खंजर। खंजर आपको पता होना चाहिए खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है। और ये जो 2026 में खंजर का आयोजन हुआ ये 13वें नंबर का खंजर था। ठीक है, 13वें नंबर का था। और इसका आयोजन असम के मसामारी में हुआ। जो 13वां खंजर अभ्यास 2026 है कहाँ हुआ? असम के मसामारी। 13वां खंजर अभ्यास 2026 कहाँ हुआ? असम के मसामारी में। नेक्स्ट है दोस्ती। दोस्ती आपको याद रखना है। जो दोस्ती है ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। दोस्ती का आयोजन किसके बीच किया जाता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। और ये जो दोस्ती है 2026 में जो इसका आयोजन किया गया ये 17वें नंबर का है। ठीक है, ये 17वें नंबर का दोस्ती अभ्यास है। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? तो मालदीव में इसका आयोजन किया गया। किनके बीच में होता है? तो दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। और भारतीय तटरक्षक बल ने इसमें भाग लिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 8वां एकता अभ्यास। 8वां एकता अभ्यास 2025। तो ये भारत और मालदीव के बीच हुआ। एकता किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। 2025 का ये 8वां एकता था। और ये जो 8वां एकता 2025 है इसका आयोजन मालदीव में किया गया। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन 2 2025। डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 ये भारत और UAE के बीच होता है। ठीक है, साइक्लोन किसके बीच? भारत और UAE के बीच, यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 किसके बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। और आयोजन इसका अबू धाबी में हुआ। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। होता किसके बीच है? भारत और UAE के बीच। अगला है 14वां एक्वेरियन 2025। एक्वेरियन जो है ये भारत और मालदीव के बीच होता है। और ये 14वां एक्वेरियन केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। जो 14वां एक्वेरियन 2025 है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, फिर 5वां हरिमऊ शक्ति 2025। तो हरिमऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच। और ये जो 5वां हरिमऊ शक्ति 2025 है इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। जो 5वां हरिमऊ शक्ति 2025 है आयोजन राजस्थान में किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 10वां गरुड़ शक्ति 2025। जो 10वां गरुड़ शक्ति 2025 है ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है।
और किन के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति किन के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और ये जो 10वां गरुड़ शक्ति 2025 इसका आयोजन हुआ कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। जो 10वां गरुड़ शक्ति 2025 है इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण ये भारत नेपाल के बीच होता है। किन के बीच होता है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच होता है। और ये जो 19वां सूर्य किरण 2025 है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। ठीक है, जो 19वां सूर्य किरण 2025 है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11वां मित्र शक्ति 2025। 11वां मित्र शक्ति 2025 ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। और ये जो 11वें नंबर का मित्र शक्ति है कर्नाटक के बेलगांव में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ये जो 11वां मित्र शक्ति इसका आयोजन कहाँ किया गया, कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगावी में। नेक्स्ट है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर ये भारत और यूके के बीच होता है, भारत और यूके के बीच होता है। और ये जो 8वां अजय वॉरियर 2025 है, 8वां अजय वॉरियर 2025 इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ठीक है, 8वां अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। नेक्स्ट है गरुड़। गरुड़ की बात करें तो गरुड़ भारत और फ्रांस। अगर गरुड़ शक्ति बोलेगा भारत इंडोनेशिया आंसर करेगा, लेकिन खाली गरुड़ बोलेगा तो भारत फ्रांस। और ये जो 8वां गरुड़ है, 8वां गरुड़ 2025 इसका आयोजन किया गया फ्रांस में, जिसमें कि सुखोई 30 MK1 विमानों ने हिस्सा लिया। ठीक है, फिर अगला है छठा विनवेक्स 2025। तो ये जो विनवेक्स है भारत वियतनाम के बीच होता है। विनवेक्स किसके बीच होता है, भारत वियतनाम के बीच होता है। और ये जो छठा विनवेक्स है आयोजन इसका वियतनाम के हनोई में किया गया। जो छठा विनवेक्स 2025 है इसका आयोजन वियतनाम के हनोई में किया गया। कहाँ किया गया, वियतनाम के हनोई में किया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला देखिए ऑसिनडेक्स 2025। ऑसिनडेक्स ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और याद रखिए जो ऑसिनडेक्स 2025 का आयोजन ये उत्तरी प्रशांत महासागर में किया गया। ऑसिनडेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ऑसिनडेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है मालाबार। मालाबार याद रखिए 4 देशों के बीच होता है, जो क्वाड कंट्री हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ठीक है, जो क्वाड कंट्री है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, तो इन 4 देशों के बीच मालाबार अभ्यास आयोजित होता है। और जो 28वां मालाबार 2025 है इसका आयोजन प्रशांत महासागर, गुआम प्रशांत महासागर में। कहाँ, गुआम प्रशांत महासागर में हुआ। नेक्स्ट है जेमेक्स 2025। जेमेक्स 2025 की बात करें तो जेमेक्स भारत और जापान के बीच होता है। जेमेक्स का आयोजन किन के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है। और जेमेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जापान में। और इसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया। तो पूछ लेगा कि जेमेक्स 2025 जो भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया, तो भारत के किस जहाज़ ने, किस INS ने उसमें भाग लिया, तो INS सह्याद्री ने उसमें भाग लिया। INS सह्याद्री ने उसमें भाग लिया। अगला है 5वां समुद्र शक्ति 2025। तो बात करें 5वां समुद्र शक्ति 2025 की, तो समुद्र शक्ति पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति किन के बीच होता है, भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। और जो 5वां समुद्र शक्ति है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। अगला है चौथा आष्ट्रा हिंद 2025। जो चौथा आष्ट्रा हिंद 2025 है, तो सबसे पहला पॉइंट आष्ट्रा हिंद, इसका आयोजन भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और जो 4th नंबर का आष्ट्रा हिंद है ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। फिर इंद्र 2025। इंद्र 2025 इसका आयोजन जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, बीकानेर में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। और इंद्र का जो आयोजन है भारत रूस के बीच होता है। ठीक है, अगला है कोंकण 2025। कोंकण 2025 की बात करें तो कोंकण जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत ब्रिटेन का है या फिर यूके का है, एक ही बात है। तो कोंकण का आयोजन भारत ब्रिटेन यानी भारत यूके के बीच होता है। और कोंकण 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो भारत के पश्चिमी तट पर। कोंकण 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, भारत के पश्चिमी तट पर। और इसमें INS विक्रांत ने भाग लिया। कोंकण 2025 में भाग लेने वाला जहाज़ कौन है, INS विक्रांत। कौन है, INS विक्रांत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, अगला देखिए पैसिफिक रीच XPR 2025। पैसिफिक रीच ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और ये हुआ कहाँ पर, पैसिफिक रीच XPR 2025 ये सिंगापुर में हुआ। और भारत का INS निस्तार इसमें शामिल हुआ। तो पूछेगा कि सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रीच XPR 2025 में, ठीक है, भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया, तो INS निस्तार ने भाग लिया। नेक्स्ट फ्रीडम एज 2025। फ्रीडम एज 2025 की बात करें तो
ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच आयोजित किया गया। फ्रीडम एज का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान। फ्रीडम एज का आयोजन किनके बीच? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। और फ्रीडम एज 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। फ्रीडम एज 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया। अगला है 21वां युद्धाभ्यास 2025। ये जो 21वां युद्धाभ्यास 2025 है, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। 21वां युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ। और ये जो 21वां युद्धाभ्यास है, आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये अमेरिका के अलास्का में। युद्धाभ्यास जो 21वें नंबर का है 2025 वाला, आयोजन कहाँ पे हुआ? अमेरिका के अलास्का में। और याद रखिए, इसमें मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया। नेक्स्ट है 14वां मैत्री अभ्यास 2025। जो 14वां मैत्री अभ्यास 2025 है, तो ये मैत्री अभ्यास होता किन के बीच है? भारत थाईलैंड के बीच होता है। मैत्री किन के बीच होता है? भारत थाईलैंड के बीच होता है। जो 14वां मैत्री अभ्यास 2025 है, इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया और इसमें भी मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया। अगला है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स का आयोजन भारत श्रीलंका के बीच होता है और ये जो 12वां सिलिनेक्स 2025 है, इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। नेक्स्ट है जामाता तटरक्षक एक्सरसाइज 2025। जामाता, तो जामाता का आयोजन भारत और जापान के बीच होता है और जामाता तटरक्षक एक्सरसाइज 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? चेन्नई तट पर। जो जामाता तटरक्षक एक्सरसाइज 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई तट पर। अगला है एकेमी। एकेमी की बात करें तो एकेमी ये भारत और अफ्रीका देश के बीच होता है। भारत और अफ्रीका के बीच होता है और एकेमी ये हुआ कहाँ पर? तंजानिया में। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत सिंगापुर के बीच होता है और ये जो 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 है, आयोजन जोधपुर में किया गया, जिसमें कि भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने भाग लिया। पूर्वी प्रचंड प्रहार की बात करें तो ये भारतीय सशस्त्र बलों के बीच होता है। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 ये भारतीय सशस्त्र बलों के बीच होता है और आयोजन इसका हुआ अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। जो पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में किया गया, इसको याद रखें। नेक्स्ट है 32वां सिम्बेक्स 2025। 32वां सिम्बेक्स 2025 ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है और सिंगापुर में ये आयोजित किया गया 32वां सिम्बेक्स और इसमें शिवालिक श्रेणी की INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया। जो याद रखिएगा 32वां सिम्बेक्स है, इसमें किस श्रेणी के INS ने भाग लिया? तो शिवालिक श्रेणी का INS सतपुड़ा ने भाग लिया। शिवालिक श्रेणी के INS सतपुड़ा ने भाग लिया। ओके, तो इसको इतना रहने देते हैं।